नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 10 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 बिलियन निवेश का ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह अगले 4 सालों में भारत में 17.5 बिलियन का निवेश करेगा। इसका उद्देश्य क्लाउड, डेटा सेंटर और एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इस निवेश से लाखों नए रोजगार के अवसर बनेंगे और डिजिटल इंडिया को और मजबूत किया जाएगा। इंडिगो उड़ानों में संकट। डीजीसीए ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह अपनी उड़ानों में 10% कटौती करे। पिछले हफ्ते 4,500 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को रिफंड, बैगेज और फ्लाइट विलंब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रेलवे ने राहत स्वरूप कुछ स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट। आज सुबह सेंसेक्स लगभग 490 पॉइंट नीचे गिरकर 79,612 और निफ्टी 50 करीब 113 पॉइंट गिरकर 25,807 पर बंद हुआ। गिरावट के पीछे इंडिगो की उड़ानों का संकट, वैश्विक मार्केट दबाव और आर्थिक अनिश्चितता मुख्य कारण है। निवेशक अब सुरक्षित विकल्पों की ओर देख रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में कोहरा। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। दिल्ली एनसीआर में कोहरा और स्मॉग के कारण विजिबिलिटी कम हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को मास्क पहनने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दे रहे हैं। नेट ग्रिड का काम बढ़ा। नेट ग्रिड को अब प्रति माह 45,000 से अधिक अनुरोध मिल रहे हैं। यह आतंकवाद और साइबर अपराध रोकने में भारत की प्रमुख डिजिटल सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा बन गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये नागरिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ऑपरेशन सागर बंधु। श्रीलंका को राहत। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 4 युद्धपोतों के जरिए श्रीलंका को 1000 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री शामिल है। यह भारत की पड़ोसी देशों के प्रति नेबरहुड फर्स्ट नीति को दर्शाता है। संसद शीतकालीन सत्र में बहस। लोकसभा और राज्यसभा में सामाजिक सुरक्षा, नागरिक अधिकार और आर्थिक नीतियों पर चर्चा जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच गहन बहस हो रही है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर निर्णय लिया जाएगा। बॉलीवुड और मनोरंजन अपडेट। क्लासिक बॉलीवुड फिल्म का 4K रिस्टोर्ड वर्जन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया है। फिल्म प्रेमियों के लिए यह एक रोमांचक खबर है। शिक्षा और रोजगार अपडेट। बिहार में STET शिक्षक पात्रता परीक्षा के नतीजे जल्द आने वाले हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए लाइब्रेरी और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। यह शिक्षा क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देगा। स्वास्थ्य उपकर विधेयक। राज्यसभा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को लोकसभा में वापस भेज दिया। विधेयक में कुछ संशोधन और सुझाव शामिल करने के बाद इसे पुनः लोकसभा में पेश किया जाएगा। भारतीय सेना का नया ड्रोन बाज। भारतीय सेना के लिए नया बाज ड्रोन तैयार है। यह हवा से रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम होगा। इस ड्रोन से भारत की रक्षा प्रणाली और युद्ध रणनीतियों में नई ताकत आएगी। क्रिकेट। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। टीम में बदलाव हुए हैं। संजू सैमसन की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को मौका मिला। आज का पंचांग। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पंचमी तिथि है। शुभ मुहूर्त यात्रा, विवाह और पूजा के लिए उपलब्ध है। धार्मिक लोग इसे ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना सकते हैं। केजरीवाल का नई शिक्षा नीति का ऐलान। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में डिजिटल शिक्षा और AI आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने का ऐलान किया। इससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा में बढ़त मिलेगी। रेल परिवहन अपडेट। IRCTC ने इंडिगो की फ्लाइट कटौती के प्रभाव को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। यह राहत यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा। RBI ने रेपो दर को स्थिर रखा और तरलता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया।
आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार यह कदम बाजार स्थिरता के लिए अहम है। केंद्रीय बजट तैयारी 2026-27 सरकार अगले साल के बजट में कर राहत और विकास परियोजनाओं पर ध्यान देगी। वित्त मंत्रालय की टीम विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है। एआई आधारित ट्रैफिक निगरानी। दिल्ली एनसीआर में स्मार्ट कैमरे और एआई सिस्टम तैनात किए गए हैं। इसका उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कम करना और सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन। मुंबई मेट्रो की नई लाइन का उद्घाटन किया गया। इसमें 12 नए स्टेशनों को जोड़कर यात्रियों की सुविधा बढ़ाई गई है। भारत भूटान हाइड्रो पावर परियोजना। भूटान में जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ। इससे ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार होगा। कृषि अपडेट। एमएसपी तय। सरकार ने गेहूं और धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें बाजार अस्थिरता से सुरक्षा देना दे। विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। स्वच्छ भारत अभियान। उत्तर प्रदेश में 100 नए गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। स्थानीय प्रशासन ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश चुनाव तैयारियां। राज्य में मतदान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज है। ईवीएम मशीनों की जांच, बूथ की सुरक्षा और मतदान कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। यह चुनाव 2026 विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण। दिल्ली एनसीआर में उद्योगों और वाहनों की निगरानी बढ़ाई गई है। कोहरे और स्मॉग के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है। नागरिकों को मास्क पहनने और कम से कम यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। जल जीवन मिशन। राजस्थान में 50,000 घरों तक शुद्ध पेयजल योजना लागू की गई। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को सुरक्षित और साफ पानी उपलब्ध कराना है। स्मार्ट सिटी परियोजना। अहमदाबाद में नई स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स और एआई कैमरे स्थापित किए गए हैं। इनसे ट्रैफिक नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और स्मार्ट निगरानी में सुधार होगा। पर्यटन। केरल हिल स्टेशन प्रमोशन। केरल सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल अभियान शुरू किया है। इसके तहत सोशल मीडिया और वर्चुअल टूर का उपयोग किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में बदलाव। सरकार ने एआई और डिजिटल शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ये छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा में बढ़त देगा और शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएगा। उत्तराखंड में बाढ़ नियंत्रण योजना। राज्य में नदियों में डैम और बांध की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाढ़ की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्रालय अपडेट। नए वैक्सीन और स्वास्थ्य कैंप्स ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य आम जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और रोग नियंत्रण करना है। वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले का इंतजार करते हुए निवेशक सतर्क हैं। एशिया और यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2-3 महीनों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जर्मनी चीन व्यापार विवाद। जर्मनी के विदेश मंत्री ने चीन की व्यापार नीतियों पर कड़ा रुख अपनाया। यह विवाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी उद्योग पर असर डाल सकता है। गाजा स्ट्रिप में सीमा विवाद। अस्थायी झड़प बंदी समझौते की पीली रेखा अब नई सीमा बनने की दिशा में है। इससे फिलिस्तीनी क्षेत्र में तनाव और हिंसा बढ़ने की संभावना है। यूएनआरडब्ल्यूए मुख्यालय पर इजराइल छापा। इजराइल ने यूएनआरडब्ल्यूए मुख्यालय पर छापा मारा और आईटी उपकरण जब्त किए। कट्स इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ पुनर्जीवन। टीआरएनजे प्रोजेक्ट के तहत कट्स इंटरनेशनल ने डब्ल्यूटीओ को पुनर्जीवित करने की पहल की। यह वैश्विक व्यापार और संरक्षणवाद पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्रीलंका राहत अभियान। इंडियन नेवी ने साइक्लोन दितवा से प्रभावित क्षेत्रों में 1000 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और आपदा राहत उपकरण शामिल थे। यूरोप में ऊर्जा संकट, गैस और कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतें बढ़ गई हैं। सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दे रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष। सीमावर्ती क्षेत्रों में हल्की गोलाबारी जारी है। वार्ता प्रक्रिया चालू है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट तेल उत्पादन अपडेट। ओपेक प्लस ने उत्पादन बढ़ाने का संकेत दिया। तेल की कीमतों पर वैश्विक बाजार में असर देखा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका।
ब्याज दर नीति, फेडरल रिजर्व के फैसले से वैश्विक निवेश और शेयर बाजार प्रभावित होंगे। दरों के संभावित बदलाव से आर्थिक गतिविधि में अस्थिरता की आशंका है। जापान में मौसम का संकट, तूफान और भारी बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ। लगभग 5,000 घर प्रभावित हुए और राहत कार्य जारी हैं। चीन निर्यात आंकड़े, दिसंबर में चीन का निर्यात 8% बढ़ा, जबकि आयात धीमा रहा। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। ब्राजील में जंगलों की आग, ब्राजील के अमेजन जंगल में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी। पर्यावरणविद इसका गंभीर प्रभाव बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बाढ़ राहत, तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और एनजीओ मिलकर राहत कार्य कर रहे हैं। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अफगानिस्तान मानवीय मदद, यूनिसेफ और आईसीआरसी ने राहत सामग्री वितरित की। इसका उद्देश्य युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारना है। इजराइल फिलिस्तीन तनाव, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से शांति वार्ता की अपील की। गोलाबारी कम करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा और अमेरिका व्यापार चर्चा, सीमा शुल्क और कृषि उत्पादों के लिए नई नीति पर दोनों देशों के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार में सुधार की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक, वैश्विक आतंकवाद और शरणार्थियों के मुद्दे पर चर्चा हुई। सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इंडिगो का संकट, हजारों फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों में हाहाकार। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो के उड़ान संकट की। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में 4,500 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। भारत में यात्रा करने वालों के लिए ये संकट किसी आफत से कम नहीं। लोग अपने घर, ऑफिस मीटिंग या अन्य जरूरी कामों के लिए टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंचते, लेकिन उड़ान निरस्त हो जाने से उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। एयरपोर्ट पर भीड़, इंतजार, फोन कॉल और न याद दिलाने जितनी परेशानी। सरकार यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब हस्तक्षेप करते हुए इंडिगो के सीईओ को तलब किया है। मंत्रालय ने एयरलाइन को आदेश दिया है कि वह अपने ऑपरेशनल शेड्यूल में 10% कटौती करे। इसी बीच रेलवे ने राहत की पहल की है। पटना और दरभंगा से दिल्ली आनंद विहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को कम से कम सफर का वैकल्पिक जरिया मिल सके। तो सवाल उठता है, आखिर ये संकट क्यों बढ़ा? लोग जवाब चाहते हैं। क्या पायलटों की कमी, शेड्यूल मैनेजमेंट की गड़बड़ी या अन्य टेक्निकल कारण? सरकार, एयरलाइन दोनों से जवाबदेही जरूरी है, ताकि यात्रियों को भविष्य में इस तरह की असुविधा न हो। भारत में हवाई यात्रा बड़े पैमाने पर बढ़ी है। ऐसे में अगर प्रमुख एयरलाइन की उड़ानें लगातार रद्द हों तो न सिर्फ यात्रियों बल्कि पूरे पर्यटन व्यवसाय व व्यापार पर असर पड़ता है। ये संकट बताता है कि विमानन नेटवर्क में ऑपरेशन मैनेजमेंट और मानव संसाधन दोनों पर कितना दबाव है। सरकार का सीईओ को तलब करना और रेलवे की स्पेशल ट्रेनें ये दिखाते हैं कि संकट कितना गंभीर है और उसके तुरंत प्रभाव का उपाय भी हो रहा है। यात्रियों के लिए यह एक चेतावनी भी है। अगर आप अभी टिकट बुक करें तो फ्लाइट रद्द होने की संभावना को ध्यान में रखें। वैकल्पिक व्यवस्था, ट्रेन, बस आदि पहले से सोच ले। संसद में वंदे मातरम पर महाबहस, 150 साल पूरे, भावनाओं और राजनीति का संगम वजह है वंदे मातरम। देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने का अवसर। सोमवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई थी और मंगलवार को राज्यसभा में भी यह बहस जारी रही। आज दोपहर से शुरुआत हुई और कई सांसदों ने अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बहस की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की आत्मा, स्वराज्य की भावना, आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये गीत उस गौरव यात्रा का प्रतीक है जिसने देश को गुलामी से आजादी की ओर लिया। उनका कहना था, जब अंग्रेजों ने देश पर शासन किया उस दौरान वंदे मातरम जैसे गीतों ने देशवासियों को एकजुट किया, जिसने राष्ट्र भावना जगाई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इतिहास नहीं, आज के भारत की अस्मिता और आत्मगौरव का प्रतीक है। लेकिन विपक्ष में कुछ सांसदों ने इस बहस को गलत समय और राजनीतिक एजेंडा बताया। नवभारत टाइम्स +1 कह सकते हैं कि जहां गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी चुनौतियां हैं, वहां गीत गीत में बहस क्यों? ये सवाल भी उठे। इस बहस की पृष्ठभूमि है 100 वर्ष पुराना वंदे मातरम। पहली बार प्रकाशित हुआ था और उसने स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों को जोश दिया था। तो आज संसद में हुए वाद विवाद का मतलब ये है, सिर्फ इतिहास याद करना नहीं, बल्कि ये तय करना कि भारत किस नजरिए से आगे बढ़ेगा, सिर्फ सांस्कृतिक गौरव के लिए या रोजमर्रा की समस्याओं के साथ साथ।
वंदे मातरम के 132 साल। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान, इतिहास और वर्तमान राजनीति का मिलाजुला मुद्दा बना है। इस बहस ने दिखाया कि इतिहास और भावनात्मक गीत आज भी राजनीतिक विमर्श और सामाजिक धारणाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सत्ता पक्ष इसे राष्ट्र गौरव वतन भावना के रूप में देखता है, विपक्ष कुछ अलग दृष्टिकोण से। ये बहस ये सवाल खड़ा करती है कि देश की प्राथमिकताएं क्या हो, जुड़ाव या जीवन यापन। केरला लोकल इलेक्शंस, पहले चरण के लिए मतदान शुरू, स्कूल बंद, स्क्रिप्ट। एक और बड़ी खबर, आज यानी 9 दिसंबर को केरल में स्थानीय निकाय चुनावों, पंचायत, नगर पालिकाएं आदि का पहला चरण हो रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों के रूप में स्कूलों का उपयोग किया है, इसलिए आज साउथ और सेंट्रल जिलों में सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इस चुनाव में कुल 1999 स्थानीय निकायों के लिए पोल्स हो रहे हैं। हजारों उम्मीदवार मैदान में है। मतदाता भी बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। स्थानीय सरकारों की संरचना तय करेगी विकास, पंचायतों की कार्यशैली, बुनियादी सुविधाएं। आज के मतदान से फैसले होंगे। छात्रों और परिवारों को आज स्कूल छुट्टी, तैयारी और मतदान से संबंधित चीजों को ध्यान में रखें। देश में लोकतंत्र की नींव, ग्रास रूट्स लोकल बॉडीज मजबूत होगी यदि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहे। भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता रफ्तार पकड़ती हुई 2025 के अंत तक डील संभव। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच पिछले कई सालों से रुकी व्यापार वार्ता अब तक 23 में से 11 अध्याय फाइनल हो चुके हैं, जो भारतीय कंपनियों, निर्यात और रोजगार के लिए बहुत बड़ा मौका पैदा करेगी। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। वैश्विक स्तर पर भारत नंबर 1 UPI की तारीफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। IMF ने आधिकारिक तौर पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा और तेज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित कर दिया है। भारत प्रतिदिन करोड़ों ट्रांजैक्शन कर रहा है और अब कई देश हमारी UPI तकनीक अपनाने की तैयारी में है। स्मृति मानधन पर निजी विवाद की मार। अब क्रिकेट पर पूरा फोकस। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना हाल के दिनों में निजी विवादों की वजह से चर्चा में थी। रिपोर्ट के मुताबिक वे अब पूरी तरह क्रिकेट पर लौट आई है और लगातार नेट प्रैक्टिस कर रही है। फैंस उनके फोन में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव, पहले चरण की वोटिंग शुरू। आज केरल के कई जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव का पहला चरण हुआ। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या देखी गई। इस चुनाव से राज्य की राजनीति की नई दिशा तय होगी। बिहार STT रिजल्ट और शिक्षक भर्ती, सरकार ने दी बड़ी राहत। सरकार ने घोषणा की है कि STT रिजल्ट के बाद जनवरी से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। दिव्यांग छात्रों और लाइब्रेरी सुविधाओं के लिए भी नई योजनाएं लाई जा रही हैं। देश के कई हिस्सों में आज स्कूलों में असेंबली समय पर। दैनिक समाचार सार पढ़ने के लिए आज कई स्कूलों में सुबह की असेंबली में देश दुनिया की ताजा खबरें पढ़ी गईं, जैसे एयरलाइन संकट, चुनाव, मौसम और आर्थिक अपडेट। छात्रों को जानकारी देने के लिए मीडिया रिपोर्ट से ये हेडलाइंस इस्तेमाल हुई, जिससे युवा पीढ़ी को देश की गंभीर घटनाओं से रूबरू कराया जा रहा है। भारत EU व्यापार डील, बातचीत फिर तेज। विशेषज्ञों की उम्मीद, नए एक्सपोर्ट अवसर। हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत फिर शुरू हुई है। इस डील से भारत के व्यवसाय, निर्यात और रोजगार को मजबूती मिलेगी। खासकर टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्रों को फायदा होने की उम्मीद है। देश का रुझान साफ ऊर्जा की ओर। सरकार का कोयला प्लांट विस्तार पर फिलहाल नो। सरकार ने कहा है कि फिलहाल 2035 के बाद भारत नए कोयला पावर प्लांट्स बनाने की योजना नहीं बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताजा खबरों की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।